जिसका सेल कांस्टेंट कम होगा, जिसके सेल कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, उसका कंडक्टेंस, ये फाइनल आंसर आपका हो गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और कंडक्टिव की यूनिट लिखनी भी है तो इस टर्म में लिख लीजिए, क्या हो गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यानी कि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ने जा रहे हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हम किसमें पढ़ते हैं, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, चाहे कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का आंसर देना हो, तो आपको ये फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए। इस तरह के हाईलाइटेड पॉइंट्स जरूर पता होना चाहिए जिसपे सबसे ज्यादा नीट के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये सब हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। ये दो क्लैरिटी आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस स्लाइड में हमने इतना समझ लिया है कि अगर डिवाई-हकल रूल लगाना है, जो कि डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, वही पढ़ना है जो नीट के लिए है जरूरी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस नीट स्पेशल सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के वो इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसकी जरूरत हमें एग्जाम में पड़ेगी, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे वो न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसमें सबसे पहले बात करनी है कंडक्टर पर कि कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर, आप सभी को पता होगा कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर से करंट पास हो सके, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से करंट पास होता है, उस सब्सटेंस को हम कंडक्टर कहते हैं। और हमारे पास दो तरह का कंडक्टर होता है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में से आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो पहले मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में क्या नाम आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर हो तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। और वो सब्सटेंस कौन है, आपको भी पता है कि वो सब्सटेंस कौन होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, वो सब्सटेंस होता है मेटल। यानी कि जब आप मेटल की बात करते हैं, जब आप मेटल में करंट फ्लो की बात करते हैं, तो आप किस तरह का कंडक्टर पढ़ रहे हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्लियर नाउ, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या नाम आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया, सॉल्ट। जैसे हमारे पास NaCl है, KCl है, इस तरह के सॉल्ट हैं। जब ये NaCl को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो यहां क्या बनता है, फ्री आयंस बनते हैं। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्री आयंस की वजह से हो, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। क्लियर। तो आज जो हमें बात करना है वो बेसिकली क्या बात करना है, एक्वस सॉल्यूशन पे। तो किस तरह का कंडक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन वाला कंडक्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास हो रही है। तो इस तरह के सब्सटेंस में बात होने वाली है। तो सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है, आपके सामने लिखा है, वो सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर कितने तरह के हो सकते हैं, मेटल, अगर आप मेटल बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस या सॉल्ट की बात कर रहे हैं, या इंप्योर H2O की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं। उस सेल में हमारा सोल्यूशन भरा होता है, उस सोल्यूशन में वो सोल्यूशन ही फ्री आयंस देते हैं, और वो फ्री आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, फर्दर उसमें रिएक्शन होती है। यानी कि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ने जा रहे हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो डिटेल चर्चा हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की प्रॉपर बातें होंगी। आज तो सिंपल कंडक्टर के नाम पे हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है और उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो ये आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसमें क्या है कि एक सोल्यूशन भरा हुआ है, सपोज NaCl का सोल्यूशन भरा हुआ है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की पहचान ये है कि एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में बात करनी है। और बेसिकली जैसे यहाँ पे मान लीजिए NaCl सोल्यूशन है, हमें फोकस करना है इस सोल्यूशन पे कि ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो रही है, करंट कैसे पास हो रही है, इसके बारे में बात करना है। क्लियर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में जो दो इलेक्ट्रोड आपने डुबा रखे हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया A लिखा हुआ है। क्लियर। तो ये मत समझ लेना कि दोनों सेम इलेक्ट्रोड डूबे, नहीं, इस A का मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इस प्लेट की एरिया क्या है वो बता रहा है A को। क्लियर। और इन इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, या फिर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसकी लंबाई क्या है, L। क्लियर। इस L को आप ये भी कह सकते हैं, इस L को आप ये भी कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, अगर आप इस सेल को इस तरह देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं वो एकदम किनारे पे ही लगे होते हैं। तो इस तरह दो इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, L। तो यहां पे दो बातें निकल गई, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर,
मतलब एक तरीके से ये जो प्लेट है उसकी बात कर रहे हैं, और दूसरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। क्लियर? तो इस पे बातें होनी है, आइए आगे सीखते हैं फटाफट। और इस टॉपिक पे अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, चाहे कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का आंसर देना हो, तो आपको ये फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए। इस तरह के हाईलाइटेड पॉइंट्स जरूर पता होना चाहिए जिसपे सबसे ज्यादा नीट के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये सब हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, तो आपको बड़े अच्छे से इस सेशन को देखना है। और मैं फटाफट पहले ये फॉर्मूला खत्म करता हूं। देखिए यहां पर रेजिस्टेंस सबसे पहला आ रहा है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आप सभी को पता होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो अपने अंदर से करंट फ्लो होने को रोकता है, अपोज करता है करंट फ्लो का, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। क्लियर? यहां पे देखिए दो तरह के शब्द आपको खूब देखने को मिलने वाले हैं, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा कंडक्टेंस। एक तरफ रेजिस्टेंस अपने अंदर करंट फ्लो होने देने को रोकता है, उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जबकि कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है कि वो सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो ये बताती है कि उस सब्सटेंस के अंदर से कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रही है, उस चीज को बताता है कौन? कंडक्टेंस। तो वो करंट फ्लो को रोकता है, और ये क्या बताता है? ये बताता है कि कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी जो ये बताता है कि कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है, उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। और वो प्रॉपर्टी जो ये काम करता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसे रोकता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। क्लियर? तो अब देखिए रेजिस्टेंस आप सभी को पता होगा, ये ओम्स लॉ होता था एक, V इक्वल टू आई आर, सभी फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो यहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, जिसे हम इस तरह भी लिखते हैं। क्लियर? अब आते हैं कंडक्टेंस में। अभी बताया, ये हमें बता रहा है कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है, और वो बता रहा है कि करंट फ्लो को रोको। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल, उल्टे। इसीलिए कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्लियर? तो अब इसका यूनिट लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? 1 अपॉन आर। तो आर की यूनिट क्या होती है? ओम। ये हो गया ओम। क्लियर? तो इसको ऊपर करोगे तो क्या बन जाएगा? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को इस चैप्टर में मैक्सिमम जगह पे हमें क्या बोलते चलना है? साइमेन। इसको हम लोग 1 अपॉन ओम को, इसे हम लोग MHO, मोह भी कहते हैं। 1 अपॉन ओम, 1 अपॉन ओम का मतलब मोह भी होता है, मोह का मतलब साइमेन होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी कुछ और नहीं, रेजिस्टेंस ही होता है जो पर यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में बताता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास तार इतना लंबा तार है, तो इस तार में जब पूरे तार के रुकावट की बात करोगे कि किस तरह वो करंट को कितना रोक रहा है, तो वो तो पूरा रेजिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन एक निश्चित लेंथ में, यूनिट एरिया में, अगर निश्चित लेंथ और यूनिट एरिया में आप बातें करने लगे तो वो रेजिस्टिविटी हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में बस इतना फर्क है कि रेजिस्टेंस खुलेआम होता है, रोक रहा है तो रोक रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी हम एक निश्चित एरिया और निश्चित लेंथ में जो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि सर हम रेजिस्टिविटी ना बोलना चाहें, इसको हम टेंस करके ही बोलना चाहें, तो याद रखिएगा कि जब कभी भी किसी भी इस सेशन में किसी स्पेलिंग में ITY लास्ट में आ रहा है और इसको आप कहना चाहते हैं सर हम ET करके नहीं बोलना चाहते, हम टेंस करके बोलना चाहते हैं, तो बस आपको आगे एक स्पेसिफिक जोड़ देना है, क्योंकि हम एक निश्चित एरिया निश्चित लेंथ में ही तो वो प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिक बोल देना है। तो रेजिस्टिविटी, अब आप चाहते हो कि ये विटी हम ना बोले, हम रेजिस्टेंस बोले, तो बस आगे एक स्पेसिफिक लगा देना। तो जब भी ये ईटी आए, ठीक है, तो आप यहाँ रेजिस्टिविटी से ज्यादा तो अपनी जिंदगी में आपने रेजिस्टेंस बोला है, तो रेजिस्टेंस बोलो, खूब बोलो, रेजिस्टेंस बोलो, बस आगे स्पेसिफिक लगा दो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी। जैसे देखिए कंडक्टिविटी के स्पेलिंग में भी लास्ट में ईटी आ रहा है, अब आप कहते हैं सर हम कंडक्टिविटी नहीं बोलना चाहते, हम कंडक्टेंस बोलना चाहते हैं, तो ईटी को रिप्लेस किया टेंस से, तो वो बन गया कंडक्टेंस, और आगे लगा देना स्पेसिफिक। तो कंडक्टिविटी क्या हो गई? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर? चलिए, तो रेजिस्टिविटी इसका एक फॉर्मूला होता है, ये याद होगा आपको फिजिक्स में, R इक्वल टू रो L बाई ए। L क्या है? दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, और A क्या है? उन इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो R इक्वल टू क्या हो गया? रो L बाई ए। जहां ये रो है इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोलते हैं, तो रो बराबर क्या हो गया? R A बाई L। क्लियर? अब R की यूनिट क्या होती है? ओम। A देखो, R की यूनिट क्या हो गई? ओम, ठीक है, और A की यूनिट क्या होगी? सीएम लेना है सीएम लो, मीटर लेना है मीटर लो, तो एरिया की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर। तो इससे ये कट गया तो क्या बना? ओम मीटर। ये आ गया ओम मीटर। तो ये है रेजिस्टिविटी की यूनिट। ये यूनिट्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला किस पे बन रहा है, कंडक्टिविटी। ये जो कंडक्टिविटी है ना, इसी पर ये टॉपिक पूरा बेस्ड है, तो अच्छे से समझना। चाहे कंडक्टिविटी हो चाहे कंडक्टेंस हो, ये सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि उस कंडक्टर के अंदर से कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है, उसी को ये बताते हैं, चाहे वो कंडक्टिविटी हो चाहे वो पीछे पड़े हो कंडक्टेंस है। तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये बताती है कि उस सब्सटेंस के अंदर से कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है, उसको मेजर करती है कौन, या तो कंडक्टिविटी या तो कंडक्टेंस, दोनों एक ही बात है। अब यहां पे देखिए कंडक्टिविटी में ईटी आ रहा है, आप कह रहे सर कंडक्टिविटी नहीं बोलना चाहते, हम कंडक्टेंस बोलना चाहते हैं, तो खूब बोलो इसको कंडक्टेंस, खूब बोलो इसको कंडक्टेंस, कोई मनाही नहीं है, बस कंडक्टेंस बोलते समय आगे लगा देना स्पेसिफिक। तो ये कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इसका नाम भी बहुत फनी है, कंडक्टिविटी को हम लोग कापा से बोलते हैं, कापा कापा। तो ये कापा थापा वाला कापा है भाई, ठीक है, कटप्पा वाला कापा है ये, क्लियर। तो ये कापा होता है, इस कापा को हम लोग इस तरह दिखते हैं, थोड़ा सा के का इस तरह पूंछ बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाता है कापा, क्लियर हो गया। तो ये हो गया कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, इसको आपको पहले अंग्रेजी में तैयार करना है, ये फॉर्मूला, कि कंडक्टिविटी कुछ और नहीं, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता है। तो कंडक्टेंस को इस चैप्टर में अभी क्या दिखा के आए हो, सी से, और सेल कांस्टेंट का मतलब होता है एल बाई ए। ये सेल कांस्टेंट पे भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो ये कंडक्टिविटी क्या हुआ, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, क्लियर। चलिए अगर हम, आप जरा ध्यान से देखिए, अगर हम एल जो लेंथ है, जो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है, वो अगर 1 मीटर हो जाए और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इलेक्ट्रोड का वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, क्लियर, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1। तो उस केस में आप बताइए क्या होगा, ये जो कंडक्टिविटी है कापा इक्वल टू सी इंटू लेंथ भी 1 हो जाए, ठीक है, पर यूनिट लेंथ की बात हो, पर यूनिट एरिया की बात हो, यानी कि 1/1 हो जाए, तो कंडक्टिविटी कुछ और नहीं क्या होती है, कंडक्टेंस ही होती है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो कंडक्टिविटी को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी कुछ और नहीं, कंडक्टेंस ही होती है अगर इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो जाए और जो क्रॉस सेक्शनल है इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो कंडक्टिविटी कुछ और नहीं, कंडक्टेंस ही होती है। तो आपको सबसे पहले ये अंग्रेजी वाला फॉर्मूला तैयार करना है, डायरेक्ट उस पर नहीं जाना है। तो कंडक्टिविटी बराबर क्या होगा, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अब बात करते हैं सेल कांस्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। सेल कांस्टेंट कुछ और नहीं, एल बाई ए, लेंथ अपॉन एरिया के रेशियो को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पूरे कंडक्टिविटी बेस्ड ही ये टॉपिक है और इसमें आपको कंडक्टिविटी की वो इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है जो आपके कंपटीशन में अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं। तो बड़े अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से इसको अपने नोटबुक में नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कंडक्टिविटी, कापा। कापा की प्रॉपर्टी, सबसे पहले कापा इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब होता है भैया एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही क्या होती है, एडिटिव। लेकिन इस एडिटिव का यहां पर मेन जो फंक्शन है, जो मेन यूज है वो किस तरह है कि सपोज मैं आपसे अगर कह दूं कि भैया पूरे NaCl एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन जो ये है इसकी मुझे कंडक्टिविटी बताइए, इसकी कंडक्टिविटी, पूरे सॉल्ट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बताइए, तो याद रखना कि कंडक्टिविटी एक क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी होता है। अगर कहीं से क्वेश्चन में हमें यह पता चल जाए कि इसके अंदर जो आयन छुपे हुए हैं Na प्लस एक्वस और क्या छुपा हुआ है Cl माइनस एक्वस, अगर हमें इन दोनों की कंडक्टिविटी पता चल जाए, तो अगर हम इन दोनों की कंडक्टिविटी कहीं से भी पता चल जाए भैया, कहीं से वैल्यू देख करके ले आओ, लिख लो कि इनकी एक्वस Na प्लस की कंडक्टिविटी इतनी होती है, Cl माइनस एक्वस की कंडक्टिविटी इतनी होती है, तो अगर आप इनके कंडक्टिविटी को आपस में जोड़ देंगे तो ये पूरे NaCl एक्वस की कंडक्टिविटी आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि कापा इस क्या होता है, एडिटिव होता है। जैसे NaCl एक्वस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बतानी थी तो Na प्लस एक्वस की कंडक्टिविटी ले आइए और Cl माइनस एक्वस की कंडक्टिविटी ले आइए और इन दोनों की कंडक्टिविटी को जोड़ देंगे तो पूरे NaCl एक्वस की कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो ये था इसका एडिटिव का मतलब। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है, कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, L बाई ए। अगर ये L बाई ए की वैल्यू बता चुका हूं मैं, L बाई ए की वैल्यू अगर 1 आ जाए, L बाई ए की वैल्यू अगर 1 हो जाए, तो इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई तो फिर हम कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी कुछ और नहीं, कंडक्टेंस ही होती है। आपको भी पता है कि कंडक्टिविटी हो चाहे कंडक्टेंस हो, एक ही प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ इतना बताती है कि सब्सटेंस के अंदर कितनी आसानी से करंट का फ्लो हो रहा है। तो भाई कंडक्टिविटी कुछ और नहीं, कंडक्टेंस ही होता है अगर सेल कांस्टेंट L बाई ए की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए।
तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इफ व्हेन सेल कांस्टेंट इज 1। क्लियर? आइए अगले पॉइंट पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट आपको क्या सिखा रहा है कि व्हेन सेम इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड इन डिफरेंट सेल, डिफरेंट सेल का मतलब हुआ कि हमें दो सेल किसी ने दे दिया, एक सेल ये दे दिया, एक सेल ये दे दिया। यहां पे जो इलेक्ट्रोड्स डूबे हैं वो मान लीजिए कि ऐसे डूबे हैं, जिंक है, H2 है, ऐसे डुबा दिया कुछ, और वहां वो कोई दूसरी सेल है, कोई दूसरा है, उसमें कॉपर और हमने जो है एजी वेजी का बना के रख लिया। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेल है, लेकिन दोनों ही अलग सेल है, दोनों के फंक्शन अलग है, दोनों में जो चीजें मिलेंगी वो अलग अलग चीजें मिलेंगी। लेकिन इन दोनों अलग अलग सेल में हमने क्या किया है, जो इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्ट सॉल्यूशन भरा है वो दोनों सेम भरा है। इसमें NaCl एक्वस भर दिया, तो इसमें भी भैया NaCl एक्वस ही भर दिया। लेकिन ये दोनों बैटरी तो अलग अलग है, ये दोनों सेल तो अलग अलग है। लेकिन ध्यान देना है आपको कि अगर दो डिफरेंट सेल हैं और उसमें अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन सेम भरा रखा है तो उन दोनों सेल की कंडक्टिविटी सेम होगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की होती है, कंडक्टिविटी सेल जैसे इंस्ट्रूमेंट की नहीं होती। उस इंस्ट्रूमेंट में जो आपने सॉल्यूशन लिया है उसकी कंडक्टिविटी होती है। तो अगर दो डिफरेंट सेल हैं और उसके अंदर में अगर आपने सेम सॉल्ट भर रखा है तो उन दोनों डिफरेंट सेल की कंडक्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। एकदम दिमाग से इस चीज को समझना है, क्योंकि जो कापा होता है, कापा वो इलेक्ट्रोलाइट का होता है, सेल का नहीं। सेल खूब बनाओ, लाखों सेल बनाओ, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट सेम भर दिया तो हर सेल की कंडक्टिविटी आपस में क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? तो इफ सेम इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड इन डिफरेंट सेल देन कापा विल बी सेम। दोनों डिफरेंट सेल की कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी मतलब ये प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट सेल की क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, जो कंडक्टिविटी है ना, वो जो आयंस है उसके अंदर Na+ एक्वस और Cl- एक्वस, ये आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है मेरे भाई। और कॉन्सेंट्रेशन जनरली हम लोग मोलारिटी में लेते हैं, मोलारिटी में। तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? मोल पर लीटर, मोलारिटी पर। तो जिस तरह हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए मोलर इक्वेशन बनाते थे, M1V1 और M2V2, मतलब दो सोल्यूशन को जब आपस में मिलाते थे तो नए सोल्यूशन की मोलारिटी M फाइनल V फाइनल बताते थे ना, उसी तरीके से आज हम क्या कर सकते हैं कि ऑन मिक्सिंग टू इलेक्ट्रोलाइट, सपोज NaCl का सॉल्ट सोल्यूशन है और KCl का सॉल्ट सोल्यूशन है, अगर हम दोनों को मिला देंगे तो फाइनल सोल्यूशन की कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? ठीक उसी तरह जैसे मोलर इक्वेशन M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M फाइनल V फाइनल करते थे, ठीक उसी तरह Kappa1V1 प्लस Kappa2V2 बराबर Kappa फाइनल इंटू V फाइनल। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे, और कंसंट्रेशन क्या है? मोलारिटी। तो जैसा मोलारिटी चलता है वैसे ही कंडक्टिविटी चलेगी। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी कितने तरह की होती है। एक बात समझ लीजिए, कंडक्टिविटी हो चाहे कंडक्टेंस हो, हम समझ चुके हैं कि इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। मतलब चाहे कंडक्टिविटी हो चाहे कंडक्टेंस हो, ये उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि उसके अंदर से करंट कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है या बिजली वगैरह कितनी आसानी से बन रहा है। क्लियर? तो ये कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस का मतलब आज से बिजली हो गई अब इस टाइम से। क्लियर? अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटी, ये दो तरह की कंडक्टिविटी होती है। एक होती है मोलार कंडक्टिविटी और एक होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी में क्या आ रहा है? मोल आ रहा है, मोल। तो यहां पे आपको डेफिनेशन कैसे बोलना है कि जब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को किसी निश्चित वॉल्यूम के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो जो आयंस बनते हैं उनका कंडक्टिंग पावर। क्लियर? तो अब बात समझिए, यहां से मोलार है तो आप मोल बोलेंगे, मोल। जब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्यूशन के निश्चित वॉल्यूम में डिसॉल्व करते हैं तो भैया जो आयंस बनते हैं उन आयंस का क्या कंडक्टिंग पावर है? उसी कंडक्टिंग पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलार कंडक्टिविटी। और इसे लैम्डा m से शो किया जाता है। तो लैम्डा m का फॉर्मूला क्या बनता है? लैम्डा m, ये जो मोलार कंडक्टिविटी है, ये कुछ और नहीं, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम होता है। और इसकी यूनिट बहुत पूछी गई है भैया, और इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे गए, तो आपको फॉर्मूला और ये यूनिट दोनों पता होना चाहिए। तो मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी इनटू निश्चित वॉल्यूम, जो जिस वॉल्यूम में आप उस सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ये कापा, कापा की यूनिट क्या होती है? कापा की यूनिट हम लोगों ने निकाल रखा था, जैसे सेंटीमीटर में बात करना है तो कापा की यूनिट होती है सीमेन, ठीक है, या साइमन बोलिए, सीएम इनवर्स, ये होगी कापा की यूनिट। और बगल में कौन बैठा है भाई? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? सीएम क्यूब।
अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, एस और सीएम इनवर्स को आप 1/cm लिख लीजिए, ठीक है, और बगल में वॉल्यूम बैठा है सीएम क्यूब, तो ये कट गया, ये इससे ये कट गया, तो क्या बचा आपके पास, साइमन सीएम स्क्वायर। ये बना कि नहीं बना, तो साइमन सीएम स्क्वायर, और चूंकि 1 मोल की बात कर रहा है तो पर मोल, बस ये इसकी यूनिट हो गई, तो क्या हुआ, साइमन सीएम स्क्वायर मोल इनवर्स, इस तरह था। और दूसरा फॉर्मूला, अगर हम वॉल्यूम को चेंज कर दें 1000 अपॉन मोलारिटी में, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला क्या है कि मोलार कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन आप दिमाग में रखिए, कॉन्सेंट्रेशन में अगर देखिए मोलार कंडक्टिविटी है तो यहां पे मोलारिटी रख देना, और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगी तो वहां नॉर्मेलिटी रख देना। तो इस तरह आप पहले तो एक लैम्डा का फॉर्मूला अपने माइंड सेट कर लीजिए कि कापा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर मोलार कंडक्टिविटी होगा तो यहां पे मोलारिटी रख देना, और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी तो यहां नॉर्मेलिटी रख देना, एन रख देना। क्लियर हुआ, क्योंकि इक्विवेलेंट की बातें हम लोग नॉर्मेलिटी में करते हैं, और मोलारिटी और नॉर्मेलिटी दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट में देखते हैं। और ये है कंडक्टिविटी का दूसरा टाइप, जिसमें बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। देखिए, जब मोलार कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो जो सॉल्ट लेंगे वो 1 मोल लेंगे, लेकिन जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो जो भी सॉल्ट लेंगे वो आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। मतलब मोलार कंडक्टिविटी में 1 मोल सॉल्ट होता था, 1 मोल सॉल्ट, एक मोल सॉल्ट होता था, और 1 मोल सॉल्ट को जब हम सोल्यूशन के निश्चित वॉल्यूम में डिसॉल्व करते थे तो जो आयंस बनता था उनके कंडक्टिंग पावर को हम लोग मोलार कंडक्टिविटी कहते थे। आज यहां इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, तो सॉल्ट कितना होना चाहिए वजन में, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। कितना होना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो जब आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट लेंगे और उसको सॉल्यूशन के एक निश्चित वॉल्यूम में छोड़ देंगे, तो जो आयंस बनेंगे उनके कंडक्टिंग पावर को हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट को, सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट, तो जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट को सॉल्यूशन के एक निश्चित वॉल्यूम में डिसॉल्व करते हैं, तो जो डिसॉल्व करने पे आयंस बनेगा, उन आयंस के कितनी कंडक्टिंग पावर है उसी को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से बताते हैं। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी फॉर्मूला देखिए यहां पे सेम है, जैसे लैम्डा एम हम सीख के आए थे, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम होता है, उसी तरह लैम्डा इक्यू भी कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ही होता है। बस फर्क क्या है कि जब ये फॉर्मूला आएगा तो मोलार कंडक्टिविटी में यहां मोलारिटी लेना था, और आज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ रहे हो तो यहां नॉर्मेलिटी लेना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे यूनिट भी आप देख लीजिए, ये कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम की यूनिट इतनी आई थी, और चूंकि यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, और ग्राम इक्विवेलेंट को ही हम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, तो आप इक्विवेलेंट इनवर्स भी कर सकते हैं। जबकि इसके पीछे वाले में हमने क्या लिखा था, मोल इनवर्स, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था। आज कितना ले रहे हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब 1 इक्विवेलेंट आप सॉल्ट ले रहे हैं, तो इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कापा इनटू वी अपॉन नॉर्मेलिटी। क्लियर, चलिए, और यहां देखिए मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में एक रिलेशन होता है कि जब कभी भी आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताना हो और आपको मोलार कंडक्टिविटी पता हो तो उस सॉल्ट का एन फैक्टर ले लेना, तो मोलार कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाती है। इसका अभी यूज आपको नॉर्मलिटी में, क्वेश्चंस में हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, आइए, यहाँ एन फैक्टर क्या है, ये एनएफ क्या है, एन फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर है, तो ये आपको अभी न्यूमेरिकल के साथ सिखा देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन ये ऑन लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटी। अरे कितने तरह की कंडक्टिविटी अभी आपने पढ़ा। एक सबसे पहले स्टार्टिंग में स्पेशल कंडक्टिविटी पढ़ा कापा, और फिर कापा के टाइप पढ़ा, मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब 3 तरह की कंडक्टिविटी है हमारे पास। तो अब बात करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो भाई, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि भर के आप पानी मिलाते जा रहे हो, कोई भी सॉल्वेंट मिलाते जा रहे हो, तो मतलब सोल्यूशन में सॉल्वेंट मिलाने को, पानी मिलाने को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। क्लियर, तो ठीक है, डाइल्यूशन करिए, खूब डाइल्यूट करिए, खूब पानी मिलाइए, खूब सॉल्वेंट मिलाइए। अब दूसरा पॉइंट देखिए, कंडक्टिविटी और जो इसका टाइप है, मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जहां एक तरफ कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, लेकिन जो इसके टाइप है, मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करते हैं। ये 2 क्लैरिटी आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस मतलब मोलारिटी। अच्छा ठीक है भाई, मोलारिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब कोई कहता है कि भाई डाइल्यूट करो, तो सॉल्वेंट मिला रहे हो, यानी कि सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, आप पानी मिलाते जा रहे हो, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा,
अगर सोल्यूशन डाइल्यूट करने पे सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगा, और अगर मोलैरिटी घटी तो कंडक्टिविटी भी घटी, यानी कि ऑन डाइल्यूशन मोलैरिटी डिक्रीजेस, हेंस कंडक्टिविटी विल आल्सो डिक्रीज। क्लियर हुआ? यानी कि डाइल्यूट करने पर जो सबसे पहला वाला कंडक्टिविटी कापा पड़ा था वो घटता है, क्योंकि मोलैरिटी भी घटेगी। क्लियर? तो मोलैरिटी घटी तो कापा भी घटी, लेकिन उसका जो टाइप है मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। अब एक बात बताइए, आपके पास सॉल्ट है, अगर उस सॉल्ट में हम पानी डालते जाएंगे तो सॉल्ट जो है टूट टूट के आयंस बनाने लगेंगे कि नहीं? तो यानी कि डाइल्यूट करने पे नंबर ऑफ आयंस की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ आयंस की संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो भैया ये दोनों भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ आयंस पे। तो ये हुआ ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस, सो मोलार कंडक्टिविटी हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, ये दोनों भी बढ़ेंगे। तो फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं? फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी तो घटती है, लेकिन इसके जो टाइप हैं उनकी वैल्यू मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू डाइल्यूशन बढ़ाने पर बढ़ते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? अब आइए नेक्स्ट चलते हैं ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके कंपटीशन के लिए, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा भाई, मोलर कंडक्टिविटी पे हम डाइल्यूशन का फर्क देखने जा रहे हैं, तो जैसी बातें हम मोलर कंडक्टिविटी के लिए कर रहे हैं वैसी ही बातें आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी समझना है, दोनों की बातें सेम है। क्लियर? तो आप देखिए, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि को भर के आपने सॉल्वेंट मिलाया है, जितना आप सॉल्वेंट हद में रहते हुए मिला सकते थे उतना आपने उसमें सॉल्वेंट मिलाया है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब हो गया? किसी सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा सॉल्वेंट मिलाना। क्लियर? किसी सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा सॉल्वेंट मिलाने को हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। अब एक बात बताइए, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? जैसे मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ये सब सारे कॉन्सेंट्रेशन ही होते हैं। तो एक सिंपल सा कॉन्सेंट्रेशन उठाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है? मोल पर वॉल्यूम, मतलब मोल पर लीटर, यही तो होता है। डाइल्यूट करते जा रहे हैं, यानी कि आप उसमें पानी मिलाते जा रहे हैं या कोई अदर सॉल्वेंट मिलाते जा रहे हैं, तो भाई बताइए सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए, पता है, सभी को पता है कि कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम। अब आपने कहा कि सर जितना डाइल्यूट करना था हमने कर दिया, मतलब ये जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्टेट होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा काल्पनिक स्टेट है, ऐसा हाइपोथेटिकल स्टेट है जहां पर अब पानी मिलाने पर उसके सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने मान लिया है कि जितना हमें पानी मिलाना था मिला चुके हैं, जितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होना था हो चुका है। अब फर्दर पानी या अदर सॉल्वेंट मिलाने पर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कह सकते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उस सॉल्यूशन का एक ऐसा स्टेट होता है, hypothetical state होता है, hypothetical state of solution in which concentration of the solution does not change when further more solvent is added। और पानी मिलाएंगे तो इस infinite dilution पे आने के बाद आप और चाहेंगे पानी मिलाना, खूब मिलाइए पानी, लेकिन अब concentration में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। कह रहे इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन एक ही बात होती है। सही बात है यार, कॉन्सेंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डाइल्यूशन। अब आप डाइल्यूशन खूब बढ़ा दीजिए तो कॉन्सेंट्रेशन खूब घट जाएगा। डाइल्यूशन कहां तक बढ़ा सकते हो? इनफाइनाइट तक। तो कॉन्सेंट्रेशन कहां तक घट सकता है? जीरो तक। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो, बोलना है तो बोलो, चाहे जीरो कॉन्सेंट्रेशन बोलना है तो बोलो, दोनों एक ही बात होती है। क्लियर? अब जैसे देखो, जैसे हमें लिखना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसे बोलोगे। यही ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। इसको क्या बोलोगे भाई? बस अल्फाज का चेंज है। यहां क्या बोलोगे? जब इनफाइनाइट देखोगे तो बोलोगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और जब जीरो देखोगे तो बोलोगे मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो इनफाइनाइट दिखे तो डाइल्यूशन बोलना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और जब जीरो दिखे तो कॉन्सेंट्रेशन मुंह से निकालना है और बोलना है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। और ये दोनों सेम है, कोई अलग नहीं है। तो देखिए यहां पे देखिए, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन एक ही होता है, एक ही होता है। क्लियर? अब देखिए यहां लैम्डा में इंफिनिटी लिखा है, तो इसको कैसे बोलोगे? जैसे इंफिनिटी दिखे तो आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलना है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखिए ये लैम्डा में इसको जीरो कर लेना, तो लैम्डा में जीरो को क्या बोलोगे? मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। दोनों एक ही बात होती है, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है? अब आगे देखिए, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिनोट्स द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। अभी आप पढ़ के आए हो कि चाहे लैम्डा एम हो, अभी आप पढ़ के आए हो कि चाहे लैम्डा एम हो, चाहे भैया लैम्डा इक्यू हो, कुछ भी हो,
सही से लिख देते हैं आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, लैम्डा इक्विवेलेंट हो, मतलब मोलर कंडक्टिविटी हो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाएंगे मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये दोनों बढ़ेगा, ये दोनों टाइप की कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये अभी आप पढ़ के आए हो। अब देखिए आपने वॉल्यूम खूब बढ़ा दिया तो इनकी मोलर कंडक्टिविटी भी जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, जितनी बढ़नी थी बढ़ गई। अब खूब मिलाया, उसी को क्या बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। भैया जितना आप सॉल्वेंट मिला सकते थे, वॉल्यूम बढ़ा सकते थे, आपने मिलाया, उसी स्टेट को तो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल रहे हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसको जितना बढ़ना था बढ़ गया, मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी की आपको वैल्यू मिलती है वो उस सॉल्ट की हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि लैम्डा m 0 हो चाहे लैम्डा m इंफिनिटी हो, ये किस चीज को डिनोट करते हैं, ये मोलर कंडक्टिविटी की हाईएस्ट वैल्यू को डिनोट करते हैं, इससे आगे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं मिल सकती। सपोज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी के मोलर कंडक्टिविटी 100 आ रही है तो यही मान लेना है कि उस सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी 100 ही है, अब 101 देखने को नहीं मिलेगा, मतलब जितना पानी मिला के बढ़ाना था बढ़ गई, जितना मोलर कंडक्टिविटी आना था आ गया, जितना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आना था आ गया, अब उससे हाईएस्ट वैल्यू आप और नहीं पा सकते। अब अगला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो फंडामेंटल था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ध्यान से देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, सॉल्ट जनरली स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो फटाफट सोल्यूशन में जाके टूटता है, जैसे NaCl को हमने डाल दिया पानी में, फटाफट NaCl टूट गया, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे सपोज वीक एसिड CH3COOS ले लो, उसको किसी पानी वानी में तोड़ो या किसी में तोड़ो तो भैया वो बहुत धीमे धीमे टूटता है, धीमे धीमे आयंस बनाता है, और धीमे धीमे आयंस बनाता है तो भैया इसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ये किस पे डिपेंड करता है भाई, नंबर ऑफ आयंस पे। तो आपको ऐसा फील होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तो बनेंगे ही नहीं, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये क्वेश्चन पूछा गया, और क्यों बढ़ती है ये भी पूछा गया, वो ध्यान से सुनिए। चाहे मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, ये किस पे डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ आयंस पर। किस पे डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ आयंस पे। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब आपने खूब पानी मिला ही दिया है तो ये तो फटाफट टूट के खूब ढेर सारे आयंस देगा, इसमें डाउट नहीं है। तो भाई नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपने खूब पानी मिला ही रखा है तो नंबर ऑफ आयंस भी आपको ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। इसमें ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब आप इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे, खूब पानी मिलाएंगे, तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने की वजह से मतलब टूटने की दर बढ़ जाती है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलने लगते हैं, इस वजह से इसकी भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये दो पॉइंट को मत भूलना मेरे भाई, एकदम तैयार रखना। पहले तो ये तैयार रखना, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दोनों की मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। कोई पूछे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्यों बढ़ता है, तो कहना आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये फटाफट आयंस देंगे आपको, फटाफट आयंस देंगे, और फटाफट आयंस देंगे तो आयंस इधर उधर भागेंगे, आयंस इधर उधर भागेंगे तो खूब बिजली बनाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी नहीं सॉरी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फटाफट आयंस मिलेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि आयनिक मोबिलिटी बढ़ रही है, आयंस के इधर भागने की रेट बढ़ रही है। जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेंगे तो उनके भागना भी ज्यादा होगा, तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ने के कारण स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। और कोई पूछे वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्यों बढ़ती है, आप कहेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये अल्फाज निकलना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, दोनों मोलर और इक्विवेलेंट दोनों कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको ये बोलना है। ये दोनों एकदम तैयार कर लेना, एकदम तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग में बोलना आयनिक मोबिलिटी और वीक में बोलना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। ऑलवेज रिमेंबर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब खूब पानी मिला दोगे तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट ना चाहते हुए भी टूटने लगेगा, और इतना टूटेगा कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी पीछे छोड़ देगा। तो याद रखना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने लगता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लेते हैं डिबाई-हकल मोलर कंडक्टिविटी की। डिबाई-हकल मोलर कंडक्टिविटी ये क्या है? ये भाई साहब एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने हमें एक रिलेशन दिया था। वो रिलेशन क्या दिया था पहले आपको समझा दें कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हम बता लेंगे, गूगल कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि सॉल्ट का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या मोलर कंडक्टिविटी है। लेकिन अगर हमसे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे पूछा जाए कि इस फला कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी कितनी आएगी, इस फला कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी कितनी आएगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हम बदलते जाए तब मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, उस रिलेशन को बताने के लिए डिबाई-हकल मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। दूसरी बात, ये डिबाई-हकल फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कॉरेस लॉ पढ़ते हैं। दो तरह के लॉ आपके सामने आ रहे हैं, अभी ये डिबाई-हकल आ रहा है, कल नेक्स्ट सेशन में आपके पास कॉरेस लॉ होगा। कॉरेस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी नाप लेता है, मतलब सब बता देता है, वीक के लिए भी स्ट्रॉन्ग के लिए भी। लेकिन ये डिबाई-हकल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ही बात करने हमारे सामने आया है। दूसरी बात, ये डिबाई-हकल क्या है? ये बताता है कि एट एनी जनरल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी, ये बताने के लिए हमें डिबाई-हकल, ये बताने के लिए आया हुआ है डिबाई-हकल का ये वाला इक्वेशन। ये इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं उसको समझ लीजिए। लैम्डा एमसी, इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट जनरल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो जनरल कॉन्सेंट्रेशन ले लो, 0.1, 0.01, 1, 2, 3, 4, मतलब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी उसको बताने के लिए फॉर्मूला आया हुआ है। जहां लैम्डा एमसी है मोलर कंडक्टिविटी एट जनरल कॉन्सेंट्रेशन, लैम्डा एम इंफिनिटी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, माइनस ये ए एक कांस्टेंट है और ये सी जो अंडर रूट के अंदर छुपा हुआ है ये कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर? अब आपसे जो इसका ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं सबसे जरूरी यही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखिए, KCl, NaCl ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो फटाफट टूटते हैं, और अगर ये फटाफट टूट रहे हैं तो जो होना है वो तुरंत हमें दिख जाता है कि यही होगा। इस तरह मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी जैसे जैसे हम सॉल्वेंट मिलाते जाएंगे। तो इसमें हमें फटाफट एक बढ़िया सा ग्राफ मिलता है। कैसे ग्राफ मिल रहा है उसको समझिएगा। जैसे ये इक्वेशन है और हमें ग्राफ बनवा रहा है मोलर कंडक्टिविटी एट जनरल कॉन्सेंट्रेशन C और अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन में, तो आप देखिए दोनों की पावर क्या है, 1 और 1। मैं यहाँ पे अंडर रूट C की पावर पूछ रहा हूं। अगर मैं आपसे C की पावर पूछता तो अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, मतलब C की पावर हाफ है। लेकिन मैं यहाँ आपको अंडर रूट C की पावर पूछ रहा हूं तो पावर में क्या है, 1। तो जिसके बीच ग्राफ बनाया गया है दोनों की पावर क्या है, 1 मतलब ये y एक्सिस की पावर भी 1 है और x एक्सिस की पावर भी 1 है। और जब भी y और x एक्सिस की पावर 1 होती है तो स्ट्रेट लाइन ही बनता है। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c। तो y एक्सिस पे आपने क्या लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी एट जनरल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो गया। क्लियर? अब देखिए x पे क्या लिखा हुआ है आपने, अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया। तो अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या है, इसको हम यही तो लिख सकते हैं प्लस, ऐसे ठीक है। तो अंडर रूट के साथ कौन है, स्लोप, माइनस ए, तो ये स्लोप हो गया माइनस ए। तो यहाँ पे आप माइनस ए लिख लीजिए, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे स्लोप हो गया माइनस ए। तो स्लोप क्या है, माइनस है, फिर x आ गया, फिर इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट कितने का आ रहा है, यही तो है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो इंटरसेप्ट कितना आया, इंफिनिटी का। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये बन गया। अब आपको कोई बोलेगा ग्राफ खींचो, तो ग्राफ खींच लो भैया। स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। स्ट्रेट लाइन बनाइए, स्लोप देखिए नेगेटिव है और स्लोप नेगेटिव, स्लोप अगर नेगेटिव होता है तो इसका एक ही मतलब होता है, स्लोप नेगेटिव है तो जो भी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं वो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका थीटा कितना है, 90 डिग्री से ज्यादा है। या दूसरी बात जो अभी आप पढ़ के आए हैं उससे भी बता लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये कॉन्सेंट्रेशन है 0, ठीक, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, आगे बढ़ा, ये है 5, उल्टा पढ़िए ग्राफ और समझिए। 5 से 0 की तरफ गए, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन घटा रहे हो, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन घटा रहे हो तो इसका मतलब डाइल्यूशन ही तो बढ़ा रहे हो। कॉन्सेंट्रेशन का घटना मतलब डाइल्यूशन का बढ़ना, तो डाइल्यूट करते जाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ये लो, कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूशन डाइल्यूट करते जा रहे हो, इधर से इधर जाओ तो मोलर कंडक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। या फिर उल्टा पढ़ो तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, क्या होती है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा इंफिनिटी होता है कि नहीं। तो ये 0 कॉन्सेंट्रेशन बोलो या इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो, एक ही बात है। तो इस पे जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कितनी होगी, ये जो वैल्यू इंटरसेप्ट की आ रही है ये वैल्यू कितनी होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हो गया। अब जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे मतलब आप डाइल्यूशन कम कर रहे हो, डाइल्यूट कम करते जाओगे, मोलर कंडक्टिविटी गिरती चली जाएगी। ये था ये ग्राफ। क्लियर? तो इस ग्राफ में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस ग्राफ का स्लोप बता दो, स्लोप, तो स्लोप कितना आ रहा है, ये है स्लोप उसका, ऐसे करके देखो,
माइनस है, तो स्लोप है माइनस है। आपसे कोई पूछे इंटरसेप्ट की वैल्यू बताओ, इंटरसेप्ट मतलब ये लाइन कहां जाके कट कर रहा है, तो इस लाइन को ऐसे बढ़ाया, डॉट 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 दिखाया, तो इंटरसेप्ट ये इतना इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है, इसी को तो बोलोगे ये y है, ये m है, ये x है, और यही तो c है इंटरसेप्ट, स्ट्रेट लाइन। तो इंटरसेप्ट कितना है भाई, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस तरीके से ये ग्राफिकल एनालिसिस हुआ, डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे, उधर से इधर आओ तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और कहां तक बढ़ेगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर। अब आते हैं इस तरह, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बातें हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, CH3COOH NH4OH, ये वीक एसिड है, वो वीक बेस है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगे। दूसरा जो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, माफ कीजिएगा यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो मोलार सॉरी जीरो नहीं, C है यहाँ, ठीक है, तो मोलार कंडक्टिविटी एट जनरल कंसंट्रेशन C और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ बना रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटता फूटता जल्दी है नहीं, तो ये क्या मोलार कंडक्टिविटी देगा ये हमें पता चलता नहीं है। लेकिन जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, मतलब जीरो कंसंट्रेशन, ये जीरो हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, जीरो कंसंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंचते हैं तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने लगता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मोलार कंडक्टिविटी खूब बढ़ जाती है। अब मोलार कंडक्टिविटी खूब बढ़ जाती है, लेकिन ग्राफिकल एनालिसिस से तो हम पता ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो वैल्यू तो चली गई आसमान में। अगर ये ग्राफ ऐसे जाके कहीं कट वट मार रही होती है ऐसे जाके, तो हम कहते हैं हाँ हाँ मोलर कंडक्टिविटी पता चल गया, पता चल गया, पता चल गया। लेकिन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपका ग्राफ कहां भाग रहा है, आप देख लीजिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन से पहुंचने से पहले ही मोलर कंडक्टिविटी अननोन हो गई, पता नहीं कहां चली गई। क्लियर। आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंचे भी नहीं है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के करीब आ गए हैं, उसकी इतनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गई कि मोलार कंडक्टिविटी का पता ही नहीं चल रहा है। सो दैट्स व्हाई ग्राफिकल एनालिसिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस सेशन, ये स्लाइड में हमने इतना समझ लिया है कि अगर डिवाई-हकल रूल लगाना है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे उस सॉल्ट सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी को बताता है, तो भैया ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होना चाहिए, वीक सॉल्ट के लिए ग्राफिकल एनालिसिस वैलिड नहीं है। बट ये दोनों ग्राफ ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रेट लाइन बनता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये कर्व बनता है, ठीक है। और यहां पता नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारे लिए किसी काम का कर्व नहीं है। आइए नेक्स्ट, अब चलते हैं क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी देखते हैं कि कम ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे, और जितना कॉन्सेप्ट सीखना था आप सीख चुके हो। आइए, जितना हम लोगों ने अभी तक सीखा है उस पर बेस्ड ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और इस 40 क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझना है। इफ NaCl एक्वस, मतलब एक सॉल्ट सोल्यूशन दिया है NaCl का, और उसे 3 अलग अलग सेल में भरा गया है। क्लियर। और वो सेल के नाम भी दिए हैं, सेल A, सेल B, सेल C, और उनके ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिया है, मतलब इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस दिया है या कंडक्टर का लेंथ दिया हुआ है, ये कह सकते हैं। और जो उसमें इलेक्ट्रोड आपने डुबा के रखा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, वो एरिया दिया हुआ है। और आपसे क्या कह रहा है, कंपेयर कंडक्टिविटी। आपको ये बताना है कि इन तीनों सेल में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा और किसकी कंडक्टिविटी कम होगी, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इन तीनों सेल में किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा और किसका कंडक्टेंस कम होगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले कंडक्टिविटी की अगर बात करें, यानी कि कापा की बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझो कि भाई सेल तो आपके पास अलग अलग है, तीनों सेल अलग अलग है क्योंकि उनके डायमेंशंस अलग अलग है। तो सेल तो आपके पास पक्का तीनों डिफरेंट सेल है, लेकिन इन तीनों डिफरेंट सेल में आपने सेम सॉल्यूशन भरा है, सेम सॉल्यूशन भर रखा है। और ये जो कंडक्टिविटी होती है, ये कंडक्टिविटी ये सॉल्यूशन का होता है, और तीनों डिफरेंट सेल में अगर सॉल्यूशन आपने सेम भर रखा है तो तीनों डिफरेंट सेल का कंडक्टिविटी भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का होता है और सॉल्यूशन आपने एकदम सेम, तीनों में सेम भर रखा है। क्लियर। तो यहां से अगर कंडक्टिविटी के बारे में बात किया जाए तो कंडक्टिविटी ऑफ सेल A जो होगा वो बराबर होगा कंडक्टिविटी ऑफ सेल B, और वो बराबर होगा कंडक्टिविटी ऑफ सेल C। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं कंडक्टेंस पे। देखिए, कंडक्टेंस निकालते समय आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, आप ये फॉर्मूला लगाते हैं कि कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब जैसे देखिए, एरिया स्मॉल a दिया है, लेकिन हमने फॉर्मूले में कैपिटल A सीखा था, या स्मॉल a दिया है तो आप यह स्मॉल a लिख लो, ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कंडक्टेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे कि कंडक्टिविटी अपॉन L बाई A। क्लियर। तो यहां से आप ये भी कह सकते हैं, यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि जो कंडक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेल कांस्टेंट है।
दिखाई दे रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेल कांस्टेंट है। अब इससे क्या सबक मिलेगा आपको कि जिसका सेल कांस्टेंट कम होगा, जिसके सेल कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो भाई यहां जो हमें डेटा दिया गया है वो सेल कांस्टेंट के बारे में ही तो दिया है, तो हम सेल कांस्टेंट से ही बता सकते हैं। तो आप एक काम करिए, तीनों डिफरेंट सेल का सेल कांस्टेंट ले लीजिए, जिसका सेल कांस्टेंट कम होगा, जिसके सेल कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो देखिए फॉर सेल ए, अगर सेल ए की बात करें तो इसमें L/A की वैल्यू क्या आने वाली है, खुद देख लो। L 2 दिया है 2 cm और A 0.2 दिया है, तो क्या वैल्यू आई यहाँ पे 10, ठीक है। फॉर सेल बी की बात करते हैं, उसके लिए L/A निकालते हैं, तो यहाँ क्या दिया, L की वैल्यू दी है 4 और इसकी वैल्यू दी है, A की वैल्यू दी है 1, तो इसका आंसर आया 4। अगर हम सेल सी की बात करें, ठीक है, सेल सी के लिए L/A कितना आ रहा है, तो L आ रहा है आपका 6 और A है आपका 3, कितना आंसर आया 2। मतलब जिसका सेल कांस्टेंट की वैल्यू कम, जिसका कम, उसका कंडक्टेंस ज्यादा। क्लियर, तो कंडक्टेंस किसका ज्यादा आएगा, सेल कांस्टेंट किसका कम आ रहा है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेल सी का कम आ रहा है, तो इसका मतलब कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, सी का ज्यादा होगा। फिर कंडक्टेंस ऑफ बी, फिर कंडक्टेंस ऑफ ए हो गया, क्योंकि ए का जो सेल ए है उसका सेल कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा आई है, और अगर सेल कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगी, इसलिए सी ए हार गया। मतलब सेल ए जो है उसका कंडक्टेंस सबसे कम होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या कह रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। एक बात बताइए, ये सोल्यूशन अलग है, मान लिया NaCl का सोल्यूशन है, और ये मान लिया KCl का सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन अलग अलग है। अगर दोनों सोल्यूशन अलग अलग है तो कंडक्टिविटी भी अलग अलग होगी कि नहीं होगी, यानी कि दोनों की कंडक्टिविटी अलग अलग होगी। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ए, माना कि सोल्यूशन ए का वॉल्यूम है V1 और इसका सोल्यूशन बी का वॉल्यूम है V2, मान लिया, और आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो इसका मतलब V1 बराबर V2 है, जिसे हमने क्या मान लिया, V मान लिया। चलो एक लाइन से ये मतलब निकल गया हमारा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ए जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है एंड सोल्यूशन बी जिसका रेजिस्टेंस दिया है, ये मिक्स किया जा रहा है और कह रहा है फाइंड फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ फाइनल सोल्यूशन। ये आपको किसकी याद दिला रहा है, लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर में जब हम कहा करते थे कि ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, इन दोनों को मिक्स करके फाइनल सोल्यूशन की मोलारिटी बताओ, तो वहां पे आप लिक्विड सोल्यूशन वाले चैप्टर में आप फॉर्मूला लगाते थे, मोलर इक्वेशन M1V1 प्लस M2V2, दो सोल्यूशन को मिक्स करके आप फाइनल मोलारिटी बताते थे और ये V फाइनल लिखा करते थे। V फाइनल क्या हुआ करता था, जैसे आधा ग्लास सोल्यूशन है और कोई आधा ग्लास सोल्यूशन है, जब दोनों को मिक्स करोगे तो एक ग्लास का सोल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये V फाइनल वहां भी क्या हुआ करता था, V1 प्लस V2। ठीक है, ये सब बातें मोलर इक्वेशन की हैं। चूंकि हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस के होता है, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोलारिटी। यानी कि ये हमने आज के सेशन में पढ़ रखा है कि जिस तरह हम मोलर इक्वेशन बना सकते हैं वैसे ही हम कंडक्टिविटी का भी इक्वेशन बना सकते हैं, बिकॉज कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। तो क्यों ना हम इसके तर्ज पर एक कंडक्टिविटी का इक्वेशन बना लेते हैं जो आज हमने आपको सिखाया था, और वो क्या था, कापा 1 V1 प्लस कापा 2 V2 बराबर कापा फाइनल डॉट V फाइनल। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं। फाइंड फाइनल रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है और कह रहा है यूजिंग सेम सेल, मतलब भैया बैटरी एक ही है, उसी में इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है, ए और बी को मिक्स किया जा रहा है, ए सोल्यूशन है और बी सोल्यूशन, इसको मिक्स किया जा रहा है। तो सेम सेल का क्या मतलब होता है, सेम सेल का मतलब होता है कि इसका सेल कांस्टेंट सेम होगा। सेल कांस्टेंट क्या है, सेल कांस्टेंट क्या होगा, सेम होगा, और सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A। ये भी बात निकल गई। यहां पे दो क्वेश्चन में हमने दो चीजें सीखी हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीखा कि अगर सोल्यूशन सेम है, उसमें भी NaCl इसमें भी NaCl, तो कंडक्टिविटी सेम होगी, और अगर सेम सेल यूज कर रहे हो तो उसके लिए क्या कांस्टेंट रहता है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। क्लियर हो गया। दो बातें आपको यहां पे सिखाई गई हैं। तो जब भी सेम सेल बोले तो समझ लेना कि जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी देखो, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो कंडक्टिविटी तो दिया नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस दिया है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, कंडक्टेंस बराबर 1 अपॉन रेजिस्टेंस। यानी कि हमें इस कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस के फॉर्मूले में पहले खोलना होगा। तो कंडक्टेंस
क्या फॉर्मूला बनेगा, कंडक्टिविटी बराबर कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट में 1 और 1 मत लगा देना, क्योंकि आपको पता है सेम सेल है तो सेल कांस्टेंट भी क्या होगा, सेम होगा। बगल में बैठा है V1, वो भी लगा दो, और V1 को आपने क्या मान रखा है, V, तो ये V लिख किया। प्लस K2 पे आते हैं तो ये क्या होगा, C2 इंटू L2/A2 मत लिख देना, L/A लिखना, क्योंकि सेम सेल है, सेल कांस्टेंट सेम होगा। बगल में बैठा है V2, V2 भी क्या किसके बराबर है, इक्वल है, तो V मान लिया। इधर आए K फाइनल पर, यहां C3 हो गया, बैटरी सेल तो अभी वही है, तो सेल कांस्टेंट अभी भी यही लिखना, ठीक है, ये हो गया। बगल में V फाइनल है, V फाइनल आपका देखिए क्या हो गया, V फाइनल, ये V फाइनल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 ये हो जाएगा, और चूंकि V1 V2 दोनों की वैल्यू V है तो यहां क्या आ गया आंसर, 2V, इस तरह हो गया। तो यहां से हम क्या क्या चीज कट कर सकते हैं, L/A कट कर सकते हैं, V कट, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब बचा क्या, फाइनली आपके पास बचा है C1 प्लस C2 बराबर 2C फाइनल। अब चूंकि कंडक्टेंस तो हमें दिया नहीं है, रेजिस्टेंस दिया है, तो कंडक्टेंस को हम रेजिस्टेंस में खोल देते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 2/R फाइनल। यही R फाइनल आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताइए, फटाफट वैल्यू रखिए, आंसर पाइए, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या हो गया, 1/R1 दिया है 100 प्लस 1/50 बराबर 2/R फाइनल। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 3/100, तो इसका मतलब हुआ कि 2, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया है ये आंसर, एक मिनट पेन चेंज, हाँ ये हो गया आपका R फाइनल हो गया, इधर आपका हो गया 3/100, 100 का मल्टीप्लाई इधर होगा 200/3, यानी R फाइनल का आंसर आ गया 200/3 ओम। ये फाइनल आंसर आपका हो गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे, और आपको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर 100 ओम, ये ओम लिखा हुआ है, 100 ओम एंड 1.29 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मतलब आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m, और इस सॉल्यूशन के लिए हमें रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी दी हुई है 100 ओम एंड 1.29 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 m इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज 520 ओम। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो सॉल्यूशन लिया आपने, सॉल्यूशन बदल दिया, इस बार जो सॉल्यूशन लिया है वो 0.2 m कंसंट्रेशन का है, और जिसका रेजिस्टेंस हमें 520 ओम दिया हुआ है, और आगे कह रहा है इन सेम कंडक्टिविटी सेल कैलकुलेट। सबसे पहले इसका मतलब निकाल लीजिए, सेम कंडक्टिविटी सेल का मतलब हो गया सेम सेल। सेम सेल है तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि जो सेल कांस्टेंट होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये क्वेश्चन ओवरऑल ये कह रहा है कि देखो भैया दोनों बैटरी सेम है लेकिन है दोनों अलग अलग, ठीक, ये भी दोनों एग्जैक्टली सेम बैटरी है। पहले वाले जो ये वाली बैटरी थी, इसमें हमने जो सोल्यूशन मिलाया था वो 0.1 m का मिलाया था, और इसी तरह की एक बैटरी और थी, सेम डिजाइन सेम सब कुछ की एक बैटरी थी, उसमें हमने जो है 0.2 m सोल्यूशन, 0.2 m कंसंट्रेशन का सोल्यूशन मिलाया है, ठीक है भाई। तो जब आपने ये कह दिया है कि जो बैटरी आपने लिया था एग्जैक्टली सेम लिया था, एग्जैक्टली सेम बैटरी है, जैसी ये वैसी ये, तो भाई इन दोनों का सेल कांस्टेंट सेम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी सेल जो लिया आपने सेम लिया। अब कहता है सेल कांस्टेंट बताओ, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था आप ये बताइए, यही तो होता है कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये हो गया। अब चूंकि कंडक्टिविटी तो दिया हुआ है लेकिन कंडक्टेंस नहीं दिया है, ये दिया है रेजिस्टेंस, तो आप इसको क्या कह सकते हैं 1/R डॉट L/A हो गया। तो L/A आपसे पूछा जा रहा है, तो L/A क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है 1.29, ये रख लिया, ठीक है 1.29, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100, ये हो गया 100, कितना आया 129 हो गया। L क्या होता है भाई, मीटर, और ये क्या होगा मीटर स्क्वायर, क्लियर, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर और मीटर स्क्वायर, तो मीटर इनवर्स आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, ये पहला आंसर हमें पता चल गया। अब कहता है कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m सोल्यूशन, ये देखिए 0.2 m सोल्यूशन फॉर 0.2 m सोल्यूशन के लिए आपको सिर्फ एक चीज दिया है R कितना है 520, ये R दिया हुआ है 520 ओम। अब आपसे कह रहा है कंडक्टिविटी बता दो इसका, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाना है। तो कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, यही तो था ना 1/R डॉट L/A। जब आपसे ये कह दिया है कि जो कंडक्टिविटी सेल है वो सेम है, तो L/A की वैल्यू जो इस सोल्यूशन के लिए आई थी वही L/A आप इस सोल्यूशन के लिए भी रखेंगे, क्लियर, क्योंकि कंडक्टिविटी सेल क्या है, सेम है। तो यहां से क्या हुआ, कंडक्टिविटी का आंसर आ गया 1/R कितना दिया है 1 अपॉन 520,
ये हो गया डॉट एल बाई ए की वैल्यू क्या है 129। क्लियर, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, लगभग ये जैसे 129 है 520 है, तो लगभग इसका अगर वैल्यू निकाला जाए तो लगभग ये 0.248 के आसपास आएगा सपोज। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी आ गई। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है भाई, सीमेंस सीएम स्क्वायर। क्लियर, लेकिन आप यूनिट वगैरह मत लिखिए, तो यहाँ कंडक्टिविटी क्या आ गया 0.248, और कंडक्टिविटी यूनिट लिखनी भी है तो इस टर्म में लिख लीजिए, क्या हो गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये हो गया, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब कह रहा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.2 m सोल्यूशन। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है भाई, मोलर कंडक्टेंस होता है कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम बाई, एक तो होता है आपका 1000 भी, या कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम लगा लो, या कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय मोलारिटी लगा लो, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, मोलारिटी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर जब सॉल्व करोगे तो कंडक्टिविटी आपको इस सोल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी आपको पता ही चल चुकी है 0.248 है, बगल में बैठा है 1000, और जिस सेल के लिए आप निकाल रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जो सोल्यूशन भरा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2। क्लियर, तो ये क्या हो गया भाई 0.248 इंटू 1000, इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा 248, और नीचे है 0.2। ठीक, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया, यहां से पॉइंट हटाया, यहां 0 आ गया, तो ये आ गया 1240, ये आ गया इसका मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया इसके मोलर कंडक्टिविटी का। और यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट भी आप लिख सकते हो अपना साइमेंस सीएम मीटर में है तो साइमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर, तो ये हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरह हमें ये 3 क्वेश्चन ही करने थे, और ये आज आपका सारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो चुका है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।